बूटी, 3 हाथ 1 अंगूठी। प्रस्तुत है श्री रमेश चंद्र शर्मा का लिखा हुआ यह नाटक सांप बूटी 3 हाथ 1 अंगूठी। हमने देखा नहीं है जिंदगी को, अपने हालात को जिंदगी बताते हैं। हम तो जज्बात को पीकर अपने जी जान से जिगर जलाते हैं। की सोची। ओह सर्दी, बड़ा तूफान उठा है, बर्फ भी पड़ने लगी है। फिर वही हमारे नियम का उल्लंघन। ये घर है पहाड़ी लोगों का स्वीट होम, यहाँ हम ही नहीं देवता भी रहते हैं। माफ कीजिए, बूट खोलने भूल जाती हूँ। आपके साथ रहते रहते अभी हफ्ता भर ही हुआ है, बाहर की आंधी ने धक्का देकर अंदर भेज दिया। ये लीजिए मेरी मोनालिसा। धन्यवाद। अंगीठी के पास आइए ना। आइए। चाचा और चाची कहाँ हैं? बागीचे में। आपके दूसरे साथी कहाँ हैं? सुनील साहब को आज रेस्ट हाउस में कमरा मिल गया है, सीधे उधर ही जाएंगे शिकार के बाद। ड्राइवर और पोर्टर उन्हीं के साथ हैं। चैत का महीना चढ़ चुका है, आजकल जंगली पशु पक्षी अंडे देते हैं, ये जुल्म है। आजकल शिकार बंद है। बर्फ में कौन देखता है? पशु पक्षी हमारी कला संस्कृति और इतिहास के साक्षी हैं। उन्हीं से कहना, आज मिला दूंगी। पहले ये बताइए कि चाय नाश्ता लिया या नहीं, या सुनील की मोहब्बत के पकवान ही खाते रहे? उनके साथ आज की ट्रैकिंग में हवा खाई, खाना खाया और मोहब्बत का मजा भी लिया, दूर से थोड़ा थोड़ा। क्या पास आने का इरादा नहीं है? पीएचडी कर ले तो फिर देखेंगे कि क्या करें। बड़ी समझदार हैं आप, आधुनिक हैं, परंतु स्त्री फिर भी स्त्री है। वक्त आएगा ना। ये सही है कि एक ड्रामाई जिंदगी बिताना अपने आप से मजाक करने के बराबर है। सुनील से मुझे लगाव है, कभी कभी सोचती हूँ कि उन्हें शादी के लिए कहूँ। उन्होंने नहीं कहा शादी के लिए, काफी बड़े शिकारी लगते हैं। नहीं, मुझ जैसी कई लड़कियां उन पर जान देती होंगी। उनके पास अपार संपत्ति है। तो देर काहे की? देर करोगी तो बस मिस कर दोगी। अरे जरा सा हंसी तो सचमुच मोनालिसा लगने लगी है। अपनी मूंगे सी आंखों में क्या छिपा है जो मोती से चेहरे पर लाल नहीं चमकते? उलझनों के जाल दुख के सागर में उछाल कर डाल दिए, लहरें पकड़ पकड़ कर, हंसकर उछल कर किनारे बहा दिए। अरे वाह, बहुत खूब। प्यार अगर ट्रेजेडी बन जाए तो जन्म सफल हो जाता है। सुनिए, चाची कहती थी कि आपके पति लापता हैं, कुछ पता चला? मुझे उनकी अब जरूरत नहीं, मन पर और दबाव बढ़ाना नहीं चाहती। वो एक कायर है, एक बुज़दिल है जो जीवन के संग्राम में हार कर भाग गया। ताज्जुब है, मैं इस कहानी का आदि और अंत सुनना चाहती हूँ। आज नहीं, कल से ही। मैंने दोहरी जिंदगी जी है। नहीं, आज ही और अभी। अगर आप औरत का दिल रखती हैं तो वो पसीज जाएगा। अगर आप समाज और पुरानी संस्कृति को पसंद करती हैं तो आप मुझसे घृणा करने लगेंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। खुलकर बातें करें ताकि मैं आपके किसी काम आ सकूं। नहीं नहीं, वो सब बाद में। पहले आप ये भित्ति चित्र देखिए। आइए। अरे वाह, चांद और सितारा, सितारे के अंदर सांप बूटी बनी है।
जो बरसात में देवदारों के जंगलों में पैदा हो जाती है। आगे उसका साया पड़ रहा है। साया नर है और सांप बूटी का फल नारायण है। फन का आकार शेषनाग है। गीता का सिंबल है। गीता के बड़े गूढ़ अर्थ हैं। कृष्ण अर्जुन को मिलाकर और भी गूढ़ अर्थ हो गए। वाह भाई, तूलिका की जबान में एक झलक है ये चित्र। वर्तमान की, भूमि की, आसमान की, गीता की और इंसान की। और दूज के से चांद के अंदर एक शाम वर्ण हाथ अंगूठी थामे है। उसके नीचे दो भूरे हाथ उसको लेने की चेष्टा में दिख पड़ रहे हैं। रामचंद्र अर्थात शासक अपने भक्त हनुमान अर्थात जनता के प्रतीक को अंगूठी, जो कर्तव्य और उसके पालन करने का संदेश चिन्ह है, दे रहे हैं। आज के जीवन का चित्र बन गया है। कर्म और फल दोनों निश्चित हैं। क्या इसे बेचिएगा? जी नहीं। अंगूठी नारी की, सीता की, शकुंतला की याद भी कराती है। इस भित्ति चित्र ने मुझे व्यस्त रखा। मैं दुख भूल सकी। सच, ये तो कलाकारों का घर है। ये जो पिछले दीवार पर फ्रेस्को पेंटिंग है ना, चाचा कहते थे कि चाची ने बनाई है। जी हाँ, पलस्तर सूखने से पहले दीवारों पर चित्र खींचने की ये विधि लाहौल स्पीति जिले की कला है। अच्छा। जो चाची ने शादी से पहले अपने पिता के घर में सीखी थी। समझी। जब आप स्पीति जाएंगे ना, तो वहाँ तांबू का गुफा देखिए। वहाँ की चित्रकला, म्यूरल, भित्ति चित्र अजंता जैसे हैं। अरे चाची जी आइए। लगता है नीला अकेली आई है। बड़ी खुल मिलकर बातें हो रही थी। रसोई से निकलते हुए सोचा इधर से होती चलूं। आओ ना चाची। अरे अरे, आप तो चाय भी ले चली। मैं अभी आने वाली थी। तो चाची जी, सेब के फूलों को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? ज्यादा या थोड़ा, अभी तो आसमान बरस रहा है। चाय ले चली हूँ, मौसम खराब है। तू यहीं बैठ बेटा, नीला अकेली रह जाती है। अरे जरा बैठिए तो, बाहर बड़ी सर्दी है। सर्दी? चाची, मैं तो हैरान हूँ, आप अकेली, इतने मेहमान और ये काम। आज और लोग भी आने वाले हैं। अरे कमरे तो दो ही हैं, और यहाँ का रेस्ट हाउस भी दो ही कमरे का है। अगर कहेंगी तो मैं डाक बंगले में चली जाऊंगी। नहीं बेटी, ये बात नहीं। पहले तो तू उस जवान को अपना दे, फिर रहना उसके साथ। लड़कियां जब कुंवारी होती हैं तो सिर्फ सपने देखती हैं। उन्हें साकार नहीं करती। चाची, अगर जरूरत हो तो मैं भी बगीचे में चलूं? नहीं बेटा, चाय पानी रोटी का देख लेना। नीला कल जाने वाली है, इसकी टहल कर। हम तो थके मांदे आएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। शुक्रिया चाची जी, पहाड़ की मेहमान नवाजी का भी जवाब नहीं। मोना बेटा, इतनी भी टहल न कर बैठना कि ये लोग कुछ दिनों के बाद जाने का नाम ही न ले। तो मैं चली। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। आपकी चाची बड़ी स्मार्ट है मोनिका। मियाँ बीबी में बेहद प्यार है। औरत की खुशी ही जवान रहने का राज है। क्या इनकी कोई औलाद नहीं हुई? भतीजी ही संभालेगी सब कुछ? नहीं, इनका एक होनहार लड़का है, फौज में कप्तान है। अगले साल उसकी शादी का विचार है। चाचा चाची मुझे बेटा कहते हैं। मैं किसान बेटा हूँ और वो जवान बेटा। चाचा मेरे पिता समान है। सगे नहीं है क्या? नहीं, मेरी माँ यहाँ आया जाया करती थी। जो बगीचा रेस्ट हाउस के उत्तर में है ना, जहाँ हम कल गए थे, वो मेरे व्यापारी और धनवान पिता की बेनामी संपत्ति है। बेनामी यानी फर्जी, जैसे कि अलजेब्रे में अंग्रेजी का एक्स होता है। मेरे पिता ने चालाकी की, ये भूमि खरीदी। इस नाटक में उन्होंने बड़ी धूर्तता का पाठ अदा किया। क्यों? क्योंकि चाचा को अपने पूर्वजों की भूमि गंवानी पड़ी। बड़े भूमिपति की परिभाषा में आ गए। आपके पिता अब कहाँ है? चाचा, जिसे व्यंग से जेल यात्रा कहते हैं। रुपए की बेहद तमन्ना दुश्मन बन जाती है और जिंदगी के उसूल टूट जाते हैं। तब शिष्टाचार और सदाचार बिकने लगते हैं। बड़ा हौसला है चाचा में। नायक ऐसा ही होता है।
मगर मेरी जिंदगी के नाटक का नायक खलनायक है। आपकी माता का आपके पिता से मिलन क्या इसी गांव में हुआ था? मेरे पिता आपकी तरह अमीर सैलानी थे। उनका व्यापार ही कुछ ऐसा था, इधर से उधर और उधर से इधर। क्या जमाना था कि अमीरों की भूख मिटाने के लिए वासना की थाली परोसी जाती थी। तो क्या आपकी माँ को वो भगा कर ले गए थे? 30 वर्ष पूर्व वो माँ को शिमला से ले गए थे। नाना को पैसे की जरूरत थी। कर्ज में माँ को दासी बनना पड़ा। पिता शादीशुदा थे। अब कहाँ है वो? वो रखेली तो थी। उन्होंने सब कुछ लगा दिया मेरी शादी में। अब भगवान ही उनका सहारा है। पिता की उनमें अब रुचि भी नहीं रही। एक ही अच्छा काम किया है मेरे पिता ने। वो क्या? जब बंबई में उनके गोदाम में मंदी के कारण चाचा के सेब सड़ गए तो वापसी का किराया और कुछ रुपए पैसे से मदद की थी चाचा की। तो पुरानी दोस्ती है आपके पिता और चाचा की? यही समझो। मगर अब तो यही कहते हैं कि आज का सुदामा सुदामा नहीं रहा। और अगर उनकी सरपरस्ती में मैं ना आती तो शायद समय के शेल्फ पर लगी जिंदगी बेकार ही गुजर जाती। फिर भी वे हंसते रहते हैं। लगता है मेरा बोझ उसी शेल्फ पर टिका दिया गया है। बोझ? एक पढ़ी लिखी लड़की बोझ नहीं होती। आपने आर्ट कॉलेज में तालीम पाई है, कॉन्वेंट की पढ़ी हुई है, जवान है, आप नौकरी कर सकती हैं। मैं प्रोटेक्टिव होम नारी निकेतन में 3 साल काट कर आ रही हूँ। यहाँ मुझे सहारा मिला, इंसानियत के दर्शन हुए, मातृ स्नेह और पितृ प्यार की खोज में मैं यहाँ आ गई। इनसे मैं वास्तव में वंचित रही। अपने विचारों को कैनवस पर चिपकाकर आप अपने दिमाग को दिल के हवाले नहीं छोड़ती। एक बार जब मैंने दिमाग से काम नहीं लिया था और दिल के कहे में आ गई थी तो गलत रास्ते पर चल निकली थी। वही तो है जो अब तक पूछने की सोच रही हूँ। मैं प्रश्न करती हूँ, आप जवाब नहीं देती, सवाल बन जाती है। पाणी ग्रहण में नारी का हाथ पुरुष के हाथ में पकड़ाया जाता है ना? हाँ, वे पति पत्नी बन जाते हैं। लेकिन जब किसी गैर पुरुष का हाथ पत्नी के हाथ को पकड़ लेता है और पति का हाथ ढीला पड़ जाता है तो विवाह पाखंड बन जाता है। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर मेरे हाथ में ये वेडिंग रिंग शादी की अंगूठी नहीं है, एक तंग दायरा है औरत की मजबूरी का, उस प्रण का जो वो मांगती है और पुरुष जिसे पाखंड समझता है। आपकी पूर्णम आंखों की पलकें रुक गई लगती हैं। क्या सोचने लगती हैं आप? सूखे पत्तों से यादें खाक बनते बनते भी शायद पतझड़ की कोई कहानी सुनाने लगी हैं। सुनोगी? हाँ, मैं सुनूंगी। तो सुनो। Stupid, जड़मती। You shut up. अगर आप तो इस विषयी और भोगी मित्र की फर्म में मैं मॉडल बनकर प्रतिरूपण करने लगी तो लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। आखिर मानवता भी कोई चीज है। मानवता के लिए भी स्त्री पुरुष के पास पैसा होना चाहिए। मैंने आपसे प्यार किया, माँ ने भाप लिया, शादी हो गई। अब इस उपलब्धि के सुख को खून तो न लगाइए। और क्या कहना है, कहो। आधुनिक पुरुष का प्यार शायद बनावटी है। औपचारिक प्यार पाकर स्त्रियों की आत्माएं आवारा गायों की तरह भटक रही है। आप पत्नी के ऊपर पैसे को महत्व दे रहे हैं। तुम्हारे पिता के पास पैसों का अंत नहीं है। शादी के लिए उन्होंने मुझे एक अधिकारी बना दिया। एमए हूं। तुम्हारी बहन का पति मैनेजर है, मुझसे कम पढ़ा लिखा है। वो मेरे पिता की पत्नी की पुत्री है, मैं उनकी दासी की हूँ। उन्होंने मेरे पालन पोषण पढ़ाई में कमी ना आने दी, यही काफी है। तुम उनका ही खून हो। सुनो, मैं अपनी कला बेचूंगी, तूलिका उठाऊंगी, किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगी। आराम की जिंदगी के लिए हम दोनों की तनख्वाह काफी होगी। महंगाई के युग में पेंटिंग्स कौन खरीदता है? खूबसूरत हो वो अक्सर फोन करके कामुक बातें करने लगता है। उसे आप अपना और मेरा होने वाला बॉस कहते हैं। वो शैतान है। Stupid! कभी शीशे में मुंह देखकर कंधों की गोलाई
अपने चमकते केशों की अमावस और चेहरे का चांद देखे। ये पैसे की खान है। तुम्हारा होने वाला बॉस चीफ एग्जीक्यूटिव आने वाला है, डिनर पर बुलाया है। मैं कभी भी इस वुमेन एक्सपर्ट सर्विस सप्लाई कंपनी की संपर्क अधिकारी और मॉडल नहीं बनूंगी। पढ़ लिख कर भी गांव की गंवार बन रही हो। मुझे संगीत पसंद नहीं। खिड़की बंद कर दीजिए। ये धूप तुम्हारे बॉस को पसंद है। लगता है वो लाउंज में बैठा होगा। चलो कि नीचे, वहीं चलकर मनोरंजन, कुछ दिल बहलाव और लो, लगता है वो खुद ही यहाँ आ गया है। डरो नहीं अभी तो इब्तिदा है। कहीं बिजली गिरी लगती है। डर गई क्या? बिजली गिरी नहीं, हम पर गिरी थी। फिर भी हम जिंदा हैं। बड़ा बेशर्म आदमी था आपका पति। वो परवर्त था, विकृत पुरुष, शेक्सपियर के ओथेलो का विपरीत रूप, सुंदर परंतु कायर, धोखेबाज। इसी वजह से आप अपने पति से तलाक ले सकती थी, और डावर खर्चा भी। विवाह के विषय में आधा दर्जन कानून है। जो कानून मुझे शरण देता है उसमें ये कारण नहीं है। वो 4 साल से लापता है। जब हमारे घर पर छापा पड़ा तो वो भाग गए। मैं नारी निकेतन में भेजती गई। बड़े दुख की बात है। पिता की फर्म में उसके बाद ही चोरी हुई। शक उन पर था। काले धन का भेद खुलता था, इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखवाई। औरत की आंखों में पैसे की और मर्द के दिल में उसे खरीद सकने की लालसा तब मिटेगी जब गरीबी मिट जाएगी, सुख और आजीविका के साधन बराबर बढ़ जाएंगे। अरे, आप बोर हो रही होंगी। अरे नहीं, चलिए आपके प्रोग्राम की बातें करें। क्या किन्नौर, समदो, स्पीति, रोहतांग और मनाली जाने का भी इरादा है? राहें कठिन हैं। आपकी राहें और भी दुश्वार हैं। मेरा तो खासकर टांडी जाने का इरादा है, जहां चंद और भागा नदियां मिलकर एक हो गईं। सुना था ये चांद और सूरज के पुत्र पुत्री हैं। प्रेमी थे। चंद्र और भागा ने वायदा किया था कि एक बार लाचाला, जो मनाली लेह सड़क पर 4890 मीटर की ऊंचाई पर है, वहां जाकर वे उल्टी सिमत में चलेंगे। लाहौल इलाके को पार करके मिलकर हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन चंद्रा निश्चित स्थान पर पहुंच गई। भागा चट्टानों में फंस गया। उन्हें पार करता हुआ दिख पड़ा। चंद्रा आगे बढ़ी। दोनों टांडी गांव में मिल गए। मैं समझती हूँ कि हर मर्द भागा ही है, औरत उसे सहारा देती है। अपने भागा को चट्टानों से बचाना, मैंने तो उसे व्यभिचार की ऊंची ऊंची शिलाओं में खो दिया। हाय राम, मैं तो समझी थी कि दरवाजा टूटकर गिर गया है। किन्नौर और लाहौल स्पीति वाला भूकंप इधर भी पहुंच गया है। चाचा जी। माय गॉड, अरे आप चाचा जी, हम तो डर गए थे। किवाड़ फेर दे बेटा। अच्छा चाचा। खड़ी क्यों? बैठ जाओ ना, अंगीठी के पास। आग के बिना जान भी जमी जाती है। आज कम है तो चूल्हे से कोयला भर लाऊं चाचा जी? मोनिका बेटा, कुछ सूखी लकड़ियां ले आ। सुनील के कमरे में ठंड थी। लकड़ी के गोदाम से लाती हूँ चाचा जी। नीला बेटी जी, ये होती है हमारे दुख सुख में भागीदारी। मेरे बेटे में और मोनिका में मुझे कोई फर्क नहीं लगता। एक बात पूछूं बेटी? जी चाचा जी। तुम लोग सैर सपाटे के लिए ही नहीं निकले हो, कुछ और भी लिख पढ़ रहे हो? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। तुम्हारा कार्य क्षेत्र? गांव और शहर, खेत और खलिहान, दफ्तर और दुकान। मेरा विषय है वर्किंग वुमेन सोशल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। बड़ा बढ़िया मजमून है। ये सुनील साहब अभी तो तुम्हारे मंगेतर ही है ना? ऐसे मुझे जाति प्रश्न पूछना नहीं चाहिए था। लोकोपकारी संस्था के मुखिया होने का तो पता है ना? हाँ, सुन चुका हूँ। रिसर्च में हर प्रकार की सहायता कर रहे हैं। ट्रैकिंग का शौक है उन्हें। पहाड़ी कला में आर्य कला की झलक खोजने का भी शौक है। अभी मेरे और उनके... छोड़ो इस बात को। कोर्टशिप में गलती वलती न कर लेना बेटी। भारत की नारी ने अपना कल्चर नहीं छोड़ा है। उसने अभी इतनी आजादी नहीं पाई है कि लोग उसे गलती करने पर क्षमा कर दें। जी। वापसी पर नारकंडा जरूर ठहरे।
यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है। सुनील साहब को हल्ला गुल्ला पसंद नहीं है, एकांत के लिए पहाड़ आए हैं। उनकी सैर है, मेरा काम है। जब मैं लायलपुर में बीएससी एग्रीकल्चर करता था जी। तो मेरे एक प्रोफेसर हमेशा नारकंडा आते थे। वे अब बुढ़ापे में भी यहाँ आते हैं। आपकी सादगी ने मुझे हैरत में डाल दिया था। आप इतने पढ़े लिखे हैं, मुझे पता न था। लकड़ी का गट्ठा तैयार है। मैं भी चलूं चाचा जी? तू आराम से बैठ बेटी, जब धूप निकलेगी तभी रेस्ट हाउस आना। तुम्हारी चाची अकेली काम कर रही है। शुक्र है पेड़ सीधा हो गया, पला पलाया पेड़ चला था आंधी में। पेड़ लगाना पुण्य है, पेड़ पालना तप है बेटी, तप। वरना बहार और पतझड़ के आने और जाने का पता ही न चलता। पुरुष प्यार के बिना भी औरत को भोग सकता है। जब सोचती हूँ तो दिल कांप जाता है। वो स्त्री में जो कुछ चाहता है वही पाता है। आपकी कहानी सुनकर समझी हूँ कि आदमी इतना कुछ और भी चाहता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता। स्त्रियां अगर तर्क संगत हो तो कैकेयी की तरह इतिहास बदल सकती हैं। वो ऐसा न करती तो रावण को कौन मार सकता था? तो आपने तर्क से काम नहीं लिया था? जी हाँ, नहीं शब्द को मिटाकर नारीत्व को भी खो दिया। एक असत्य था जिसकी इच्छा में मेरे पति ने मुझे भी दांव पर लगा दिया। हर गलती की दुरुस्ती हो सकती है। अगर स्त्री ऐसी वैसी गलती कर ले तो चीर हरण होता ही रहता है, बिगड़ी बनती नहीं। एक बोध कथा है, सुनो। एक नारी ने शायद कोई बुरा काम कर लिया। पंचों ने फैसला सुनाया कि इस अपराध के लिए सब लोग पत्थरों से मार मार कर उसे शरीर से मुक्त कर दें। फैसला सुनते ही लोगों के हाथ भड़कने लगे और आसपास के ढेरे थरथर कांपने लगे। भगवान ईसा को ढेलों पर दया आई। उन्होंने कहा कि जिसका मन बिल्कुल साफ हो वो पहला ढेला मारे। सब ठिठक गए। धीरे धीरे एक एक आदमी खिसकने लगा। अंत में वो अभागन और भगवान ईसा ही रह गए। भगवान ने उसे थोड़ा उपदेश देकर प्रेम से विदा किया। अरे ओह, माफ कीजिए मोनिका बहन, मैंने तो आपको निर्दोष जाहिर करने के लिए कहानी सुना दी थी। ये खुशी के आंसू है नीला। क्या ही अच्छा हो कि संसार मुझ जैसी युवतियों को अपराधी न समझे। औरों को भी प्यार, मोहब्बत और स्नेह की जरूरत है। अरे देखिए कौन आया है। मैं बैठक में कपड़े बदल आऊं। अटैची वही है, मैं अभी आई। मोनिका, तुम? लव, शनि आप ये क्या रूप बनाया है? पहले के सुंदर सुडोल आधुनिक तौर तरीके वाले युवक का ये हुलिया, दाढ़ी, मूछें, अलीगढ़ी पैजामा, शेरवानी और टोपी। किवाड़ बंद कर लो, आंधी और तूफान है, बादल अंदर घुस आया है। अपराधों की बरसात में पानी नहीं, नरक बरसता है। अरे सुनील, तुम? अच्छा देखो तो मैं इस लंबे मैक्सी जैसे पहाड़ी फ्रॉक में कैसी लगती हूँ। मोनिका जैसे लिबास में उसी की बहन लगती हूँ, नहीं? अरे आंखें फाड़कर क्या देख रहे हो मोनिका को? मैं अंदर कपड़े बदल रही थी, मेरा कसूर है, मैंने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया। यही सुनील है मोनिका। इस मेहमान के सामने आने का मौका ही नहीं मिला। आप रसोई घर में रही, ये बैठक में रहे। आप मिलती रही, इनसे मिलना ही नहीं हुआ। सुनील, ये पेंटिंग देखो, सांप बूटी, 3 हाथ 1 अंगूठी। मोनिका चित्रलेखा है और कविता पढ़ने का भी इसका अपना अंदाज है। चित्रलेखा एक अप्सरा थी। जी हाँ, वाणासुर की बेटी उषा की सखी, जो चित्र विद्या में बड़ी दक्ष थी। वो उषा के कहने से श्री कृष्ण के यहाँ से अनिरुद्ध उनके पोते को हर लाई थी, जिनसे उनका विवाह हुआ था। मैं उषा सही, देख रही है ना? आपको देखकर सुनील अवाक खड़े हैं। आप जन्नत की हूर लग रही हैं, पलके भी नहीं झपकते। मगर ये प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध बनने के लायक नहीं। ये मेरे पति हैं। क्या कहा? आपके सुनील मेरे मिस्टर लव है, लव कुमार। ये क्या माजरा है? ये पत्नी को पतन शब्द का बिगड़ा हुआ रूप समझते हैं और पति को पतित का। आपकी आंखों ने धोखा खाया है। ये लव कुमार नहीं है, मेरे होने वाले पति। बोलो ना सुनील, ये सब भ्रम है। भ्रमकांत हो गया है।
सत्य को पहचानो और देखो कि मुखौटा बदलकर मनुष्य नहीं बदलता। मोनिका जी, मेरा कीट्स मर गया। मैं फेनी ब्राउन हूँ, उसकी गमगीन महबूबा। आपको क्या डर था जो छिपते फिरते रहे? मैं तो आपके रास्ते से हट गई थी, हटना चाहती थी, हटना चाहती हूँ। कपोल कल्पित स्तुति की इच्छा में अपनी आंखों में स्वयं धूल झोंकता रहा। चटपटाती आत्मा असलियत के रास्ते से हटकर चलती रही। ऐसे आदमी की अंतरात्मा मर जाती है तब मनुष्य अपराध नहीं करता, अपराधी हो जाता है। नीला बहन, हम इतने निकट आ चुके हैं कि अगर मैं आपको तुम कहूं तो अच्छा है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। मेरा पति बहुत दिनों बाद घर आया है, मगर पति वो है जो पत्नी की पीड़ा को अपना संकट समझे, उसके दर्द को उसके शरीर के व्यापार की क्रिया न समझे, उसे आवरणहीन छोड़कर पीठ न दिखाए। यही मैंने जो अपराध किया है उसकी यही सजा है। समझी, तुम सोच रही हो कि तुम्हारा प्रियतम निर्मोही निकला। सूरज की किरण पड़ने से फूल खिलता भी है और वही किरण उसे सुखा भी देती है। सुना तो था, मगर उसकी असलियत का पता आज ही चला है। सिद्धांत भ्रष्ट आदमी आधुनिक समाज में भी पहचाना जा सकता है। उसे लोग चौपाया कहने लगते हैं। मगर स्त्री गिरावट की गंदी नालियों में पड़ी हुई भी नारी कहलाती है। आदमी गिरता है तो गिर ही जाता है। निराशा के सागर में उम्मीदों के द्वीप निकल सकते हैं। तिरस्कृत नारी वहां अपने जीवन की राहों को दोबारा खोज सकती है। अगर ऐसे पुरुष का इलाज जन्म भर नहीं हो सकता जो पति होकर पतित हो जाए। पुरुष ही है जो स्त्री को गिराता है, और वो नारी ही है जो गिरे हुए पुरुष को भी उठा लेती है। सांप बूटी 3 हाथ 1 अंगूठी। अभी आप श्री रमेश चंद्र शर्मा का लिखा हुआ यह नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, सहायक सुदर्शन कुमार। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: सर्वश्री राम अवतार शर्मा, रवि शर्मा, सरोज भार्गव, ललिता शंकर और उत्तरा बावकर। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।